नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों दिल्ली में विश्व सूफी सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। कहा कि इस्लाम का मतलब है सलामती का धर्म, शांति का धर्म। अल्लाह के जो 99 नाम है उनमें हिंसा कहीं भी नहीं झलकती। अल्लाह के जो दो सबसे लोकप्रिय नाम है वे नाम है रहमान और रहीम। ऐसे मजहब के नाम पर आतंकवाद फैलाना, उस मजहब को बदनाम करना है। ऐसे आतंक का मुकाबला सिर्फ तलवार और बंदूक से नहीं हो सकता, सूफियाना नजरिए से हो सकता है। नरेंद्र मोदी का ये भाषण सभी को पसंद आया। संदेह नहीं कि सूफी धारा इस्लाम को उग्रवाद से बचाने का एक रास्ता है। पर क्या ऐसा संभव है? सवाल इसलिए है क्योंकि सूफी परंपरा भी सदियों पुरानी है। यदि सूफियाना नजरिया पहले से है तो सऊदी अरब की वहाबी कट्टरता, बगदादी के खलीफाई राज जैसा उग्रवाद क्यों बढ़ता गया? धर्म में दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलने की जिद क्यों कर बनी और फैली? आज वैश्विक पैमाने पर इस्लाम इसलिए बदनाम है क्योंकि रूहानी व सूफियाना अंदाज के बजाय सियासी तेवर धर्म की पहचान है। अमेरिका, यूरोप में इस्लाम पर पाबंदियों की बात होने लगी है तो वजह वहां ये बात नहीं है कि इस्लाम का कोई उदार सूफियाना रूप भी है। उस नाते भारत के मुसलमान यदि सूफियाना धारा को अपना उसे वैश्विक पैमाने पर ले जाए तो क्या वह मौजूदा संकट का समाधान नहीं होगा? पर कहना आसान है और करना मुश्किल। भारत का मुसलमान सऊदी धारा, देवबंदी, तालिबानी जमायत के प्रभाव में फंसा है। उस नाते विश्व सूफी सम्मेलन की पहल अच्छी है। इसमें यह सवाल है कि आयोजक किस सूफी परंपरा को बढ़ा रहे हैं। एक सर हिंदी चिश्ती ओलिया वाली परंपरा है जिसमें कट्टर इस्लाम का मैसेज है, तो दूसरी रौबिया, बुल्ले शाह, गालिब व अंतिम मुगल बादशाह जफर की उदारता की परंपरा है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद सक्रिय हो गए हैं और एक एक फैसले की खुद समीक्षा कर रहे हैं और परियोजनाओं की रिपोर्ट ले रहे हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री संसद के बजट सत्र के 2 चरणों के बीच की छुट्टी में अपनी सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराना चाहते हैं। अप्रैल के आखिरी में संसद सत्र शुरू हो जाएगा और जब सत्र खत्म होगा उस समय तक सरकार के 2 साल पूरे करने का जश्न शुरू हो जाएगा। इसी बीच विधानसभा के चुनाव भी चल रहे होंगे। तभी प्रधानमंत्री ने लगातार कई बैठकें की हैं और कामकाज की रिपोर्ट ली है। प्रधानमंत्री ने इस हफ्ते अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मंत्रियों के कामकाज की तारीफ की और उन्हें इस बात की खास हिदायत दी कि वो अपनी उपलब्धियों का प्रचार करें। उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कामकाज की खास तारीफ की। प्रधानमंत्री की इस बैठक से पहले सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा ने अधिकारियों की बैठक की थी और 2 साल की उपलब्धियों के विज्ञापन की तैयारी शुरू कराई थी। मंत्रियों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने बुधवार को सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक के दौरान कई अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और तमाम फैसलों पर अमल की समीक्षा की। उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रगति के जरिए परियोजनाओं की समीक्षा की। चूँकि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री को अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों के दौरे पर जाना है, इसलिए उन्होंने इस हफ्ते जरूरी बैठकें की। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, वहां के कांग्रेस नेताओं का संकट बढ़ता जा रहा है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम वगैरह राज्यों में कांग्रेस पार्टी के कई नेता किसी न किसी संकट में फंसे हैं। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष और सीएम पद के दावेदार कैप्टन अमरिंदर सिंह का परिवार बुरी तरह फंसा है। पहले उनकी पत्नी और केंद्रीय मंत्री परनीत कौर के विदेशी खाते को लेकर मामला चल रहा था। अब केंद्रीय एजेंसियों ने उनके बेटे रनिंद्र सिंह के विदेशी
खातों को लेकर भी नोटिस दिया है। कैप्टन इसे राजनीतिक बदले की साजिश बता रहे हैं। उधर असम में एन चुनाव के बीच कांग्रेस सरकार के एक दबंग मंत्री रकीबुल हसन के यहां आयकर का छापा पड़ गया। चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त गुजरात काडर के एक अधिकारी ने हसन के यहां तलाशी ली। हालांकि बाद में उनकी शिकायत पर आयोग ने उस अधिकारी को हटा दिया। इसी तरह उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कांग्रेस के एक नेता हरेंद्र लाड़ी के यहां आयकर विभाग का छापा पड़ गया। कांग्रेस के नेता इसे भी साजिश बता रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुश्किलें अलग बढ़ रही है। सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है और पिछले दिनों ईडी ने दिल्ली में उनका 8 करोड़ रुपए का एक फ्लैट जब्त कर लिया। उन्हें और उनके परिवार को अभी अदालत से राहत मिली हुई है। अगले साल होने वाले बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना में फिर तालमेल खत्म होने वाला है। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। विधानसभा की जीत से उत्साहित भाजपा ने अकेले लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी नेताओं को अकेले लड़ने के निर्देश दिए हैं। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में पिछली बार शिवसेना के साथ गठबंधन में भाजपा सिर्फ 69 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 32 जीती थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुंबई की 36 में से 15 सीटें अकेले जीती। उसके बाद से ही पार्टी के नेता बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की योजना बनाए बैठे हैं। दूसरी ओर शिवसेना को बीएमसी पर से अपना कब्जा किसी हाल में नहीं छोड़ना है। पिछली बार गठबंधन के तहत शिवसेना 135 सीटों पर लड़ी थी और 75 जीती थी। इस बार भी उसका लक्ष्य कम से कम इतनी सीटें कायम रखने का है। ये तभी संभव है जब वो ज्यादा सीटों पर लड़े। लेकिन भाजपा इस बार बराबरी का समझौता चाहती है। इसलिए शिवसेना ने भी खास तौर से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी को अकेले लड़ने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। तभी शिवसेना राज्य सरकार में शामिल रहने के बावजूद लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाना बना रही है। आदित्य ठाकरे इस हमले में कमान संभाल रहे हैं। दोनों को अलग अलग लड़कर ताकत दिखानी है। तालमेल टूटने की स्थिति में दोनों की नजर राज ठाकरे की मनसे पर है। पिछली बार मनसे को 28 सीटें मिली थी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। 2008 में 26/11 के मुंबई हमलों के साजिशकर्ता डेविड कॉलमैन हेडली ने आज मुंबई की अदालत के सामने कई बड़े खुलासे किए। हेडली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से कहा कि मैं बचपन से भारत से नफरत करता हूं, क्योंकि भारतीय विमानों ने 1971 में मेरे स्कूल को बम से उड़ा दिया था। हेडली ने कहा कि भारत से बदला लेने के लिए मैं लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था। हेडली ने कहा कि दिसंबर 2008 में मेरे पिता की मौत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी घर आए थे। हेडली ने कहा कि मैंने अमेरिका में शिवसेना के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम आयोजित किया था और इसके बारे में लश्कर को भी बताया था। हेडली ने यह भी कहा कि मेरे पिता को लश्कर के लिए मेरे काम करने पर आपत्ति थी। हेडली ने यह भी खुलासा किया कि मुझसे कभी भी अमेरिका के 9/11 हमले के बारे में पूछताछ नहीं हुई। हेडली ने कहा कि इशरत जहां का नाम लेने के लिए मुझे NIA ने नहीं कहा था। असम में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुवाहाटी में विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए कहा कि ये दस्तावेज असल में असम के विकास का रोड मैप है। जेटली ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का ऐतिहासिक मौका है। उन्होंने कहा कि ये विजन डॉक्यूमेंट 2016 से 2025 तक असम में विकास का रोड मैप है। जेटली ने कहा कि असम का ये विधानसभा चुनाव असफल कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐतिहासिक मौका है। हम न सिर्फ ये चुनाव जीतेंगे बल्कि भाजपा गठबंधन इस चुनाव में अप्रत्याशित सफलता हासिल करेगा। असम में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम को हम नई पहचान दिलाएंगे। सोनोवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को राज्य में बार बार मौका मिला, लेकिन उन्होंने युवाओं को निराश किया और असम को बर्बाद करने में लगे हैं। गौरतलब है कि असम विधानसभा की कुल 126 सीटों के लिए 2 चरण में 4 और 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने असम की तरुण गोगोई सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया है। अमित शाह ने आज असम विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नारे को दोहराया कि असम में अगर आनंद ही आनंद चाहते हैं तो सर्बानंद को मुख्यमंत्री बनाना होगा। शाह ने अपने चुनावी भाषण में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि गोगोई के 15 साल के कार्यकाल में आज राज्य नीचे से चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और चाय बागान के मजदूरों की खराब स्थिति के लिए गोगोई सरकार को निशाना बनाया।
प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून ने विश्व के 50 महान नेताओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस का नाम है, जबकि आपके राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस सूची में 42वें स्थान पर रखा गया है। फॉर्च्यून की इस सूची में दुनिया भर से उन चुनिंदा हस्तियों को शामिल किया गया है जो दुनिया बदल रहे हैं और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 50 महान नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 5वें नंबर पर थे। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सम विषम फॉर्मूला लाने के कारण अरविंद केजरीवाल को इस सूची में शामिल किया गया है। फॉर्च्यून ने कहा है कि सम विषम महत्वाकांक्षी स्कीम को शुरू कर केजरीवाल ने अपने राजनीतिक कैरियर में जोखिम भरा कदम उठाया, जो कि दिल्ली की सड़कों से भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक साहसिक कदम है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत में सूफियाना अंदाज की रोशनी में इस्लाम की वैश्विक पहचान बदल सकती है। दुनिया में अभी जो संकट है और आगे सभ्यताओं के संघर्ष का जो खटका है, उसमें इस्लाम को अपने को बदलना होगा। ऐसा नहीं कि मुस्लिम जमात में इसकी चिंता और सोच नहीं है, मगर दिक्कत यह है कि कट्टरता की पेठी जड़ों को सूफियाना अंदाज कैसे रिप्लेस करे। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। दिल्ली में श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के तुरंत बाद विश्व सूफी सम्मेलन हुआ। दिल्ली के रामलीला मैदान में कई दिनों तक दुनिया भर के सूफी विद्वानों का जमावड़ा रहा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस्लाम को लेकर अपना नजरिया जाहिर किया। उन्होंने इस्लाम को शांति का धर्म बताया और कहा कि दुनिया को मौजूदा हालात से निजात दिलाने में सूफीवाद एक नूर की तरह है, यानी यही एक रोशनी है जो दुनिया को शांति, भाईचारे और सद्भाव की ओर लौटा सकती है। प्रधानमंत्री की तकरीर इस बात की पृष्ठभूमि लिए हुए थी कि दुनिया भर में इस्लाम बदनाम हो रहा है। उस समय तक ब्रसेल्स की घटना नहीं हुई थी और उनके जहन में पेरिस, लंदन आदि जगह हुई आतंकवादी वारदातें ही थी। ब्रसेल्स में हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कई बातें ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। इस घटना के बाद इस्लाम नए सिरे से यूरोपीय देशों की खुर्दबिन के नीचे आया है। ध्यान रहे, बेल्जियम उन उदार यूरोपीय देशों में अव्वल है जिसने अफ्रीकी देशों के मुस्लिम विस्थापितों को अपने यहाँ शरण दी, लेकिन आज इनके बीच खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की पैठ बनी है और वो यूरोप के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। तभी ये सवाल है कि सूफीवाद क्या इस्लाम के भीतर पैठ बना रही और फैल रही कट्टरता और जिहादी भावना को रोक सकता है? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सूफीवाद इस्लाम के भीतर हाशिए की विचारधारा से उठकर केंद्रीय विचार के रूप में स्थापित हो सकता है? इसकी संभावना नहीं के बराबर है। इसके संकेत दिल्ली के सम्मेलन में ही नजर आ गए थे। देश के लगभग सभी बड़े सूफी धर्म केंद्रों ने इसका बहिष्कार किया था। इसके अलावा मुस्लिम जमात की सियासत करने वाले नेताओं और यहाँ तक कि धर्म गुरुओं ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। उल्टे उन्होंने ये आरोप लगाया कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि चमकाने के लिए किया गया है। जाहिर है, जब मुख्य धारा के मुस्लिम नेता इस सम्मेलन के बारे में ऐसा सोचते हैं तो इससे किसी ठोस चीज के हासिल होने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। लेकिन मामला सिर्फ इस एक सम्मेलन का नहीं है, मामला उस सोच का है जिसने आज पूरी दुनिया को अस्थिर किया है। जिस तेजी से इस जिहादी सोच का विस्तार हुआ है, उसके मुकाबले कथित तौर पर शांति का संदेश देने वाली सूफी भावना का विस्तार नहीं हुआ है। जिस तरह दिल्ली के सम्मेलन का सूफी संस्थानों ने बायकॉट किया, उससे उनकी मंशा पर भी सवाल उठे हैं। अगर सूफीवाद के इतिहास पर नजर डालें तो उससे भी उनकी मंशा साफ होती है। इतिहास गवाह है कि सूफी संतों ने भी किसी न किसी तरह से इस्लाम के विस्तार के लिए ही काम किया है। भारत से लेकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कई सूफी संतों ने तलवार के दम पर इस्लाम का विस्तार करने निकले हमलावरों की मदद की है या उनके हमलों को वैचारिकता का जामा पहनाया है। सो इस पूरे मामले के दो पहलू दिखते हैं। पहला तो ये कि इस परंपरा का विस्तार बहुत सीमित है, इसलिए ये बहुत असरदार नहीं होना है, और दूसरा, खुद इस परंपरा में भी कई अंतर्विरोध हैं, जिससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये इस्लामिक स्टेट या किसी और आतंकवादी संगठन के विस्तार को रोक पाएगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद इस्लाम की सूफियाना धारा को समझेंगे। आतंक और छल बल से इस्लाम का झंडा फहरे, यह एक सियासी मिशन है। पश्चिमी सभ्यता ऐसा नहीं होने देगी, यह जाहिर हो रहा है।
उस नाते इस्लाम को अब मानवतावादी सूफियाना अंदाज अपनाना होगा, मगर सूफीवाद में भी छल बल की एक धारा है और दूसरी सच्ची मानवतावादी धारा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ पत्रकार और जानकार शंकर शरण है। शंकर जी, अभी विश्व सूफी सम्मेलन दिल्ली में जो हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी हुआ, उससे जो सूफियाना अंदाज का जो मैसेज गया, क्या ये सचमुच में इस्लाम की मुख्य धारा, ये मानवतावादी धारा क्या निकलकर वैश्विक पैमाने पर फैल सकती है क्या? मुझे तो इसमें संदेह है, क्योंकि इस तरह के जो सम्मेलन है ज्यादातर भारत में ही सुनने को मिलते हैं और फिर बाहर में उनका कोई जिक्र हुआ हो ऐसा मुझे पता नहीं चलता। जैसे इसी का नाम है विश्व सूफी सम्मेलन, लेकिन अगर आप वर्ल्ड मीडिया को देखें तो कहीं इसका नोटिस भी नहीं है। हालांकि उसमें नाम करीब 60-65 लोगों के हैं, और लेकिन बाहर के किसी मीडिया में इसकी चर्चा नहीं। तो इसकी वजह ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ से बाहर प्रचार नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर तो ये भारत के अंदर ये धारा है और इस्लामी देशों में दूसरी जगह नहीं हुई, तो उसकी जरूरत तो लेकिन अब महसूस हो रही होगी, जितना प्रेशर आया है। जरूरत तो हो रही है, हाँ, जरूरत तो महसूस हो रही है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिम ने तो बता दिया कि जो मौजूदा रूप है उसको तो हम स्वीकार नहीं करेंगे और उस पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लगेगी आने वाले दिनों में। ये एहसास तो हो रहा होगा। हाँ, ये हो रहा है। इनफैक्ट ये मुसलमानों के बीच भी हो रहा है। देखिए 25-30 साल पहले जब सलमान रुश्दी ने एक छोटा सा सवाल उठाया था कि भाई ये जो आयतें हैं, 4 आयतें शैतानी हैं, तो बाकी आयतें भी खुदाई है या नहीं है, इसका फैसला कैसे हो, बस ये एक सवाल उसने उठाया था। इस पर इतना हंगामा हुआ कि उनको मौत का फतवा देना पड़ा। और आज मैं देखता हूँ कि रुश्दी की तुलना में बहुत ही खुल के और बहुत ही विस्तार से इस्लाम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले अनेक मुस्लिम लेखक लेखिकाएं हैं। अब ना तो उन पर उतना तीखा प्रहार होता है और ना वो भिचकते हैं। अब वो बहुत दूर तक जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो दबाव है और एक जो हालात आज जिस मुकाम पर आ गए उसमें सबको सोचने की जरूरत पड़ गई है। उस नाते सूफी सम्मेलन का जो अभी हुआ अपने यहाँ आयोजन, उसकी धारा क्या नजर आती है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें उस धारा से अपने को जोड़ना चाहिए या उस धारा का प्रचार करना चाहिए या उससे शिक्षा लेनी चाहिए, जो मतलब भारतीय दृष्टि से सचमुच मानवतावादी धारा है। भारतीय क्या, मानवतावादी धारा है तो वो पूरे दुनिया के लिए मानवतावादी। उसमें कौन कौन सूफी चिन्हित होते हैं? अब जैसे देखिए, सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान की दृष्टि से या भारत की दृष्टि से बुल्ले शाह है। अब ये यहाँ पर बहुत सारे वडाली बंधु या बहुत से जो सूफी कव्वाल वगैरह हैं, उन्होंने बुल्ले शाह के सबसे अधिक गीत गाए हैं। उससे पहले कबीर को भी लोग सूफी कवि में गिनते हैं। गालिब जफर के दरबार में थे और जफर खुद एक सूफी माने जाते थे जी। और गालिब का भी लेखन सूफियाना है, बिल्कुल फिलोसफिकल है। उसमें दुनियावी चीजें अगर हैं भी तो उसमें भी एक फिलोसफिकल चीज है। तो इस धारा से जब तक सूफी, अगर ये सम्मेलन है, पर आपने ये जो नाम लिए, ये एक तरह से कुल मिला के भारतीयों के, भारतीय मूल के, ये अपने आप में भारत का एक योगदान बन सकता है अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो। भारत का योगदान तो है। भारत एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर इबादत और पूजा और आध्यात्म के रूप में उनको आदर भी मिला और उन्होंने भी, मुसलमानों ने भी भारतीय और हिंदू समाज के बीच रह करके उसके इतने प्रभाव ग्रहण किए कि उससे ये धारा पैदा हुई। कोई गालिब और गालिब के तेवर का या कबीर के तेवर का पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में और कहीं आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा। नहीं तो ये फिर आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? ये आपने यहाँ वहाबी और ये जो पश्चिम, ये जो सऊदी अरब का प्रभाव, ये क्यों ज्यादा हुआ? अपनी यहाँ का जो मूल था, जो यहाँ के प्रभाव से जो धारा निकली थी, वो क्यों नहीं आगे फैली? देखिए, मुख्य कारण तो इसका तलवार का सिद्धांत है, क्योंकि इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, आज भी नहीं करते। तस्लीमा छोटी सी बात कहती है कि भाई औरतों के साथ ये दुर्व्यवहार होता है और हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ, सिर्फ 2 उनका अपराध है। ये कहने के लिए उन पर नहीं, वो एक तरह से देखा जाए ये एक कुछ साल पहले की बात है। आज जिस मुकाम पे और आने वाला जो समय है जिसमें पश्चिम, मतलब अब अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने की संभावना बन रही, तो मुस्लिम समाज पूरे दुनिया का सोचने को तो मजबूर होगा और उसमें फिर कोई न कोई रास्ता तो निकालेगा नया, ये हो जो। नहीं, मुस्लिम समाज सोच रहा है। वही मैंने कहा कि अब तो
सूफियों के छोड़ दीजिए, मुस्लिम लेखक लेखिकाओं में, विचारकों हाँ, में वही- बहुत वही- बड़ी संख्या में लोग हैं जो कई देशों में हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, इवन सीरिया, अमेरिका, कनाडा, सब जगह से लोग निकल रहे हैं जो आवाज उठा रहे हैं। अभी जो भी हो, सूफी सम्मेलन हुआ इतना बड़ा, जैसा भी जो भी कुछ भी हो हुआ है, तो इसका कुछ तो मतलब निकल सकता है या नहीं निकलेगा? इस सम्मेलन से तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं लगती जी। है, क्योंकि देखिए अब 7 साल पहले एक वर्ल्ड सूफी काउंसिल हुई थी जी और उसमें भी लगता है शायद यही लोग थे, जी लेकिन उन्होंने वो लोकसभा चुनाव के समय पूरे देश में सेकुलर उम्मीदवारों को जिताने की अपील की थी और बीजेपी का ही सिर्फ एक नाम लिया था कि इससे सावधान रहना। हाँ, तो इस तरह की अगर सूफी धारा है, जी। और इनका भी जो मैंने चेक किया कि इनके वेबसाइट पर क्या क्या चीजें हैं, जी। तो ज्यादातर पॉलिटिकल बातें, फिलोसफिकल बातें मुझे मतलब एक भी इसका नहीं भी सियासी ही मामला हाँ, तात्कालिक मुझे तौर ज्यादा पर लगता है। क्योंकि इन्होंने जो अपने मूल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं उसमें वो सब चीजें नहीं है जिसकी हम लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के सामने इस तरह की धारा, बुल्ले शाह वाली धारा अपनाए बिना कोई विकल्प नहीं है, और ये मुसलमान भी समझ रहे हैं। जी शंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।